हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मरुस्थल के बारे में। आज हम देखेंगे मरुस्थल क्या है, मरुस्थल निर्माण के कौन कौन से कारक हैं और मरुस्थल के कितने प्रकार हैं। और साथ ही हम अंत में देखेंगे विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल और उनकी अवस्थिति कहाँ पे है, जहाँ से विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का अत्यधिक गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है, भारत में पाए जाने वाला मरुस्थल कौन सा है, गोबी मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है। इन तमाम सवालों का जो जवाब है आपको आगे वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे आपको अलग अलग कलर से कुछ एरिया दर्शाए गए मिल रहे हैं। इसमें क्या है कि जो सबसे हल्की बैगनी कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है वो ठंडी मरुस्थल है। ऐसा जहाँ पे भी आपको मिल रहा है वो ठंडी मरुस्थल के उदाहरण है। ये क्षेत्र ठंडी मरुस्थल के अंदर आते हैं। ठीक है। आपको जो गेरुआ कलर का जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है ये गर्म मरुस्थल है, जिसको आगे शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में बांटा जाएगा। ये गर्म मरुस्थल है। और आपको ग्रीन कलर का एक मरुस्थल यहाँ पे दिखाई देगा, एक एरिया दिखाई देगा। ये तटीय मरुस्थल है जो कि ठंडी महासागरीय धाराओं के द्वारा निर्मित होते हैं। अब हम बात करते हैं मरुस्थल क्या है। अगर मरुस्थल की परिभाषा की बात करें तो मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दो शब्द मिल रहा है, शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग। शुष्क भाग क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रतिवर्ष 25 सेंटीमीटर से कम बारिश देखने को मिलेगी। यानी बारिश तो होती है लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम। अर्धशुष्क भाग कौन होते हैं, यहाँ पे आपको बारिश 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में मिलेगी और यहाँ पे आपको शुष्क क्षेत्र से कम जो है तापमान मिलेगा। यानी यहाँ को थोड़ा सा ठंडक महसूस होगा शुष्क क्षेत्र के कंपैरिजन में। तो आपको समझ में आ गया कि शुष्क क्षेत्र कौन से हैं और शुष्क क्षेत्र कौन से हैं। शुष्क क्षेत्र में बारिश कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम प्रतिवर्ष। और अर्ध शुष्क क्षेत्र में आपको 25 से 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे शुष्क क्षेत्र के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। जैसा कि आपको पता होगा, जो राजस्थान का जैसलमेर इलाका है वहाँ पे बारिश प्रतिवर्ष बहुत ही कम होता है। जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, यहाँ पे बारिश कम होती है। ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में जहाँ वायु उतरती है एवं तापीय प्रतिलोपन की स्थिति मिलती है। तो ये पहला कारण हो गया जिसके वजह से मरुस्थल निर्माण का जो है जो प्रोसेस है स्टार्ट होता है। यानी मरुस्थल निर्माण के जो कारक है उसमें पहला है तापीय प्रतिलोपन। देखिए, वायु उतरती है एवं तापीय प्रतिलोपन की स्थिति हम सभी जानते हैं। जब हवाएं गर्म होती है, भारी होकर ऊपर की तरफ उठती है और उसके जगह पे जो हवाएं आती हैं वो हमें ठंडक महसूस कराती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, तापमान को कम होना था या कम होना चाहिए था, लेकिन तापमान क्या होता है, बढ़ जाती है। तापमान क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसे स्थिति में जो एरिया होता है वहाँ का तापमान और बढ़ जाता है। यानी जब हवाएं आई और तापमान को कम करने के बजाय तापमान को और बढ़ा दी, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, तापमान व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोपन कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा तापीय प्रतिलोपन क्या है। कुछ विशेष परिस्थितियाँ जिसमें तापमान जो है कम होने के बजाय तापमान और बढ़ जाती है, उसे हम तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोपन कहते हैं। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है कि महाद्वीपीय अवस्थिति या तट से दूरी भी इनकी उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि आंतरिक भागों में बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो बारिश होती है जितना तटीय इलाकों में होती है उतना जो है आपको दूर के इलाकों में होते हुए कम मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, लेकिन वहीं पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आप मेघालय का जो चेरापूंजी और मौसिनराम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है। तो जो अवस्थिति है उसका, महाद्वीपीय अवस्थिति, तट से दूरी जो है वो भी एक कारण है जिसके वजह से जो एरिया है बारिश वहाँ पे कम होती है, और कम बारिश होने की वजह से वहाँ पे तापमान जो है हमेशा बढ़ा ही रहता है। तीसरा कारण कौन सा है, ठंडी महासागरीय धाराएं भी इनके निर्माण के उत्तरदायी कारक हैं।
यानी आपको कुछ जगहों पे मैंने बताया कि जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं उनके वजह से मरुस्थल का निर्माण होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा कालाहारी, पैटागोनिया, अटाकामा, ये जो है ठंडी महासागरीय धाराओं से निर्मित होने वाले मरुस्थल है। अब आगे हम इनके बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं मरुस्थल के कितने प्रकार हैं। देखिए मरुस्थल के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो है गर्म और शुष्क रेगिस्तान या मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है साल भर तापमान गर्म और शुष्क मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहती है और शुष्क क्षेत्र रहता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बारिश जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। जब बारिश कम होगी तो तापमान ऑटोमेटिक वहाँ पे हाई रहेगा। कुछ प्रसिद्ध जो शुष्क रेगिस्तान है, जैसे आपने सहारा रेगिस्तान का नाम सुना होगा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे अत्यधिक गर्म मरुस्थल है और ये विश्व के एक जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। उसके अलावा आपको यूएसए का जो दक्षिण पश्चिम में स्थित एक रेगिस्तान है मोजावे, वो भी गर्म और शुष्क रेगिस्तान है। कौन सा है? गर्म और शुष्क रेगिस्तान। कौन सा? मोजावे रेगिस्तान, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। अगला कौन सा है? अगला है अर्ध शुष्क रेगिस्तान। अर्ध शुष्क रेगिस्तान के बारे में आपको बताया कि ये जो है शुष्क रेगिस्तान से थोड़े ठंडे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बारिश 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलता है। तो अर्ध शुष्क रेगिस्तान के अंदर बारिश होती है लेकिन 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है और तापमान शुष्क रेगिस्तान के कंपैरिजन में कम होती है। और जब सर्दियाँ आती है तो यहाँ पे ठंड भी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्दी के दिनों में ठंडी भी महसूस होगी। गर्मी के दिनों में तापमान जो बाकी इलाके होते हैं उससे थोड़ा सा हाई आपको मिलेगा। और ये कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप एवं एशिया में पाए जाते हैं। आपको अर्ध शुष्क रेगिस्तान एशिया में भी देखने को मिलेगा, यूरोप के अंदर भी देखने को मिलेगा और उत्तरी अमेरिका के अंदर भी अर्ध शुष्क रेगिस्तान देखने को मिलेगा। अगला है तटीय रेगिस्तान। तटीय जो मरुस्थल होते हैं ये क्या होते हैं कि थोड़े आर्द्र होते हैं। यानी आपने जो भी रेगिस्तान पढ़ा, चाहे आप शुष्क रेगिस्तान के बारे में पढ़ा हो या आपने अर्ध शुष्क रेगिस्तान के बारे में पढ़ा हो या ठंडे रेगिस्तान के बारे में पढ़ा हो, इन सब के कंपैरिजन में जो तटीय रेगिस्तान होते हैं वो आर्द्र होते हैं। क्योंकि जो समुद्र के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे आपको कोहरे का जो है ना, जो कोहरे होते हैं, ठंडी के दिनों में जो कोहरा पड़ता है उस टाइप का मौसम आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। और जिसके वजह से वहाँ पे जो मौसम होते हैं वो आर्द्र मिलेगा। और आर्द्र होने की वजह से जब ठंडी हवाएं बहती हैं वहाँ से, तो आसपास का जो इलाका होता है वहाँ से नमी को सोख लेती है। नमी को सोख लेने की वजह से जिस एरिया से ज़्यादा नमी को वो सोख लेगी वहाँ पे मरुस्थल का निर्माण कर देती है ये। यानी जो तटीय रेगिस्तान है, जो अन्य प्रकार के जितने भी रेगिस्तान हैं उससे अधिक आर्द्र होते हैं। और आर्द्र होने की वजह से जो ठंडी जो महासागरीय धाराएं हैं जब किसी एरिया से गुजरती है और किसी खास एरिया से जब वो ज़्यादा नमी को सोख लेती है, तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे भी जो है वर्षा जो है दुर्लभ रहती है। बहुत ही आपको कम ऐसे जगह मिलेगा जहाँ पे तटीय इलाकों में बारिश नहीं हो, आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जगह पे आपको इस टाइप का कंडीशन मिलेगा कि वहाँ पे बारिश होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ पे आर्द्रता की वजह से जब ठंडी महासागरीय हवाएं बहती है तो नमी जो है ना उसको सोख लेती है। ऐसे एरिया कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? एक तो चिली के अंदर जो है आटाकामा है, वो तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया कौन सा, कालाहारी, ठीक है, और पैटागोनिया। ये सभी कौन से हैं? ये सभी तटीय रेगिस्तान के उदाहरण हैं। अगला कौन सा है? अगला ठंडे रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान शुष्क होते हैं और इनमें अन्य प्रकार के रेगिस्तान की तुलना में बेहद कम तापमान होता है। ये भी शुष्क होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो तापमान है ना वो बहुत ही कम होता है। जैसे अंटार्कटिका का जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वो आर्कटिक का जो मरुस्थल है वो
ठंडे मरुस्थल के कैटेगरी में आते हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से मरुस्थल होते हैं। मरुस्थल 4 प्रकार के हैं। एक तो शुष्क, जहाँ पे आपको 25 सेंटीमीटर से कम बारिश देखने को मिलती है और वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। अर्ध शुष्क रेगिस्तान वो होते हैं जहाँ पे शुष्क रेगिस्तान के कंपैरिजन में ठंडी जो है अधिक महसूस होती है, वहाँ पे तापमान कम होता है और बारिश जो है 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तटीय रेगिस्तान वो होते हैं जहाँ पे जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पे जब ठंडी महासागरीय धाराएं बहती हैं, वहाँ पे आदर सिचुएशन होता है जिसकी वजह से वो आसपास के एरिया से नमी को सोख लेती है, जिसकी वजह से तटीय मरुस्थल का निर्माण होता है। अगला है हमारा कौन सा, ठंडे रेगिस्तान। ठीक है, ये शुष्क होते हैं लेकिन यहाँ पे तापमान जो है ना बहुत ही कम होता है। देखिए, गर्म रेगिस्तान भी शुष्क होते हैं लेकिन वहाँ पे तापमान जो है ज़्यादा होते हैं, इस वजह उन्हें गर्म रेगिस्तान बोलते हैं। लेकिन ये जो शुष्क रेगिस्तान है यहाँ पे तापमान कम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको तापमान बहुत ही कम मिलेगा बाकी जितने भी मरुस्थल है उनके कंपैरिजन में। तो शुष्क रेगिस्तान का उदाहरण कौन सा है, सहारा। अर्ध शुष्क का कौन सा उदाहरण है, अर्ध शुष्क रेगिस्तान में कौन सा है, अर्ध शुष्क के अंदर उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया के जो रेगिस्तान है वो अर्ध शुष्क रेगिस्तान के अंदर आते हैं। तटीय रेगिस्तान के अंदर आटाकामा, कालीहारी, पैटागोनिया, ये तटीय रेगिस्तान के उदाहरण है। और ठंडे रेगिस्तान के कौन से उदाहरण है, आर्कटिक, फिर उसके बाद अंटार्कटिका, ये ठंडे रेगिस्तान के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं विश्व के जो प्रमुख रेगिस्तान हैं वो कौन कौन से हैं। तो अंटार्कटिका मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये कहाँ पे अवस्थित है, अंटार्कटिका के अंदर है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये जो आपको मरुस्थल दिख रहा है यही अंटार्कटिका मरुस्थल है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर आपसे सवाल पूछे जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो अंटार्कटिका। इसका अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 5.5 मिलियन है। ठीक है, कितना है, 5.5 मिलियन, इसका एरिया 5.5 मिलियन है। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है आर्कटिक मरुस्थल। ठीक है, कौन सा, आर्कटिक मरुस्थल। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एरिया हो गया, ये हो गया, अलास्का का भी जो कुछ एरिया है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये आर्कटिक मरुस्थल की अगर एरिया की बात करें तो ये 5.29 मिलियन इसका एरिया है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, आर्कटिक और अंटार्कटिका में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो अंटार्कटिका जो जितना बड़ा होगा, आर्कटिक और अंटार्कटिका में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा मरुस्थल होगा। यानी अगर अंटार्कटिका और आर्कटिक अगर आप लिखेंगे तो उसमें अंटार्कटिका जो है बड़ा है, यानी दोनों में जो सबसे बड़ा होगा ना वही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये एक मैंने ट्रिक बनाया है, आप इसको और भी अलग तरीक़ों से याद कर सकते हैं। यानी आर्कटिक और अंटार्कटिका में जो आपको बड़ा लगे वही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला हमारा कौन सा है, सहारा। सहारा जो मरुस्थल है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो ये उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है और ये विश्व के 11 देशों में फैला हुआ है। सॉरी, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 11 देशों में फैला हुआ है। आप यहाँ पे देशों का नाम याद रख सकते हैं, आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दिया, इसमें से 3 दे दिया कि हाँ इस देशों से में फैला हुआ है। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में फैला हुआ है। 3 इसमें से दे देगा या 1 इसमें से दे देगा और 3 अलग अलग देश का नाम दे देगा। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, ध्यान रखना है, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। और ये विश्व का जो है अत्यधिक गर्म मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा अत्यधिक गर्म मरुस्थल है। कौन सा, सहारा। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाने जाने वाला मरुस्थल। कौन कौन सा, बारबर्टन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट एस्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने हैं, 6 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेट सैंडी हो गया, यहाँ पे गिब्सन मरुस्थल हो गया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो गया,
यहाँ सिम्पसन मरुस्थल हो गया, यहाँ पे तनामी मरुस्थल हो गया, यहाँ पे स्टुअर्ट मरुस्थल हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये 6 है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है? अगला है नाफूद हमद रब अल खाली, सऊदी अरबिया का। आप यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी अरबिया में कौन कौन से हैं? 3 है, ये रब अल खाली, यहाँ पे नाफूद और यहाँ पे हमद। तो सऊदी अरबिया में 3 है, आप ये चीज़ याद रखिएगा कि सऊदी अरबिया के अंदर 3 है, नाफूद, हमद, रब अल खाली। फिर अगला हमारा कौन सा है? गोबी, जो कि मंगोलिया और चीन के अंदर अवस्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मंगोलिया और ये है चाइना और बीच में यहाँ पे गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो ये कहाँ अवस्थित है? ये मंगोलिया और चीन के बीच अवस्थित है। अगला हमारा कौन सा है? कालाहारी, जो कि कौन सा मरुस्थल है? तटीय मरुस्थल है। कहाँ पे स्थित है? तो बोत्सवाना में अवस्थित है कालाहारी। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये कालाहारी मरुस्थल है और ये तटीय मरुस्थल है। देखिए तटीय मरुस्थल बहुत ही कम है, कालाहारी, पैटागोनिया और एक और कौन था हमारा? एक और था हमारा आटाकामा, पैटागोनिया और कालाहारी। ये हमारे 3 तटीय मरुस्थल थे जो कि ठंडी महासागरीय धाराओं के वजह से निर्मित हुए थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाँ कालाहारी कौन सा मरुस्थल है, गर्म है, ठंड है, या शुष्क है, या अर्ध शुष्क है, या तटीय है। तो आप यहाँ से अगर पता होगा तो आप इस चीज़ को सही लगा के आएंगे, नहीं तो आप गलत कर देंगे। तो ये याद रखिएगा कालाहारी तटीय मरुस्थल है। देखिए मरुस्थल तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिए, उन्हीं चीज़ को ज़्यादा माइंड में रखिए। क्योंकि अगर आपको पता है अगर 25-30 मरुस्थल है उसमें 3 हैं जो कि तटीय मरुस्थल है, 2 है जो ठंडे मरुस्थल है। तो 3 2 5 हुए, बाकी कौन से हैं? शुष्क है, अर्ध शुष्क है। तो उनसे ये नहीं पूछेगा शुष्क है या अर्ध शुष्क है, आपसे ये पूछ देगा जो सहारा है उसके बारे में पूछ देगा। तो सहारा के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो विश्व का अत्यधिक गर्म मरुस्थल है, सबसे बड़ा जो है गर्म मरुस्थल विश्व का। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है तकला मकान, चाइना के अंदर जो सिंजियान उनका प्रांत है वहाँ पे ये अवस्थित है। आप ये जो देख रहे हैं ना ये इलाका तकला मकान डेजर्ट का है। ठीक है, कहाँ पे? चाइना के अंदर। अगला हमारा कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के अंदर सोरोना, कौन सा? सोनोरान। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ये एरिया मेक्सिको और यूएसए के अंदर यही जो एरिया है सोनोरान की है। अगला हमारा कौन सा है? अगला है नामीब, नामीबिया के अंदर। नामीब जो है नामीबिया के अंदर अवस्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यही नामीब जो है डेजर्ट है ये। अगला हमारा कौन सा है? काराकुम, जो कि तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। कौन सा? काराकुम। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया है यही है काराकुम, तुर्कमेनिस्तान के अंदर। अगला हमारा कौन सा है? थार, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? भारत और पाकिस्तान के अंदर। हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है गुजरात और राजस्थान का, वहाँ पे और पाकिस्तान के अंदर ये फैला हुआ है। कौन सा? थार मरुस्थल। अगला हमारा कौन सा है? सोमाली मरुभूमि, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? सोमालिया के अंदर यही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा आटाकामा। आपको मैंने बताया जो आटाकामा है वो कौन सा मरुस्थल है? वो तटीय मरुस्थल है। ठीक है, जो कि तटीय महासागरीय धाराओं के द्वारा निर्मित मरुस्थल है। ये कहाँ पे है? उत्तरी चिली के अंदर अवस्थित है। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है काइजिल कोम, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? ये उज्बेकिस्तान के अंदर अवस्थित है। आप ये जो एरिया देख रहे हैं ना यहाँ पे यही काइजिल कोम मरुस्थल है, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? ये उज्बेकिस्तान के अंदर अवस्थित है। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है दस्त ए लूत, जो कि कहाँ पे स्थित है? पूर्वी ईरान के अंदर। कौन सा? दस्त ए लूत। आपको जो ये डेजर्ट दिखाई दे रहा है
लुत, यही दस्त ए लुत डेजर्ट है जो कि पूर्वी ईरान के अंदर अवस्थित है। अगला हमारा कौन सा है, दस्त ए कबीर, जो कि कहाँ पे अवस्थित है, ये ये भी ईरान के अंदर अवस्थित है और ये दक्षिणी ईरान के अंदर अवस्थित है। और जो दस्त ए लुत थी कहाँ पे थी, पूर्वी ईरान के अंदर, और दस्त ए कबीर कहाँ पे अवस्थित है, दक्षिणी ईरान के अंदर। ये रहा दस्त ए कबीर डेजर्ट। अगला आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा कौन कौन सा, मुजावे या मुहावे, सेंचुरा, सियरा नोवेदा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ये पाए जाने वाला मरुस्थल है। जिसमें आपको बताया था जो मुजावे है ये कौन सा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुजावे हो गया, ये सोरोनामा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जो मरुस्थल है मैक्सिको के अंदर भी यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है, अर्जेंटीना का कौन सा, पेंटागोनिया, कौन सा, पैटागोनिया, जो कि एक तटीय जो महासागरीय जो धाराएं हैं उनके द्वारा निर्मित मरुस्थल है। कौन सा, पैटागोनिया डेजर्ट। तो ये रहे हमारे कुछ विश्व के इम्पोर्टेंट मरुस्थल। इसके अलावा अगर कोई मरुस्थल आपके माइंड में हो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ये मेजर मरुस्थल है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हाँ कौन सा मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है, जिसमें आप सहारा पे, आर्कटिक पे, अंटार्कटिका पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि अंटार्कटिका जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और जो आर्कटिक है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका का 11 देशों में फैला हुआ विश्व का अत्यधिक गर्म मरुस्थल है। वो अगर साइज की बात करें गर्म मरुस्थलों की तो सबसे बड़ा जो है गर्म मरुस्थल है। फिर आप यहाँ पे गोबी मरुस्थल, जहाँ से सवाल आता है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना के अंदर अवस्थित है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित जो मरुस्थल है वो कौन सा है, थार मरुस्थल है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे।